तो कहानी की शुरुआत तात्सुया से होती है। वो एक डिफेक्टिव मैजिशियन था, इसीलिए वो अपने मैजिक को कभी यूज ही नहीं कर पाया। उसकी मदर ने उस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट कर दिए थे, जिसकी वजह से कि अब उसके ह्यूमन इमोशंस अब खत्म हो चुके थे और वो लोग हमेशा उसे अपने बॉडीगार्ड के तौर पर यूज किया करते थे। जब वो सभी के सभी लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया करते तो बेचारा तात्सुया अकेला स्ट्रेंजर के साथ ट्रैवल किया करता। और अब वो लोग फाइनली अपने आइलैंड पहुंच चुके थे। उसकी छोटी बहन का नाम मियोकी था और उसकी मदर का नाम मिया था और इसके प्लॉट्स तो काफी ज्यादा बड़े थे। उसके बाद अब वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग अपने आइलैंड पर जाकर पहुंच पाए। और तात्सुया उन सभी का एक नौकर बन चुका था और मियुकी जो कि उसकी छोटी बहन थी वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और उसकी तो बस एक ही इच्छा थी तात्सुया को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना। और अब उसके बाद अब वो लोग फाइनली अपने आइलैंड वाले घर तक पहुंच चुके थे, जहाँ पर कि उन्हें अपनी मेड हाना में मिलती है। हाने में कोई रियल पर्सन नहीं बल्कि वो एआई थी। उसके बाद मियुकी अपने मदर से बातें करना शुरू करती है और वो उसे बोलती है कि मैं बाहर घूमने के लिए जा सकती हूँ, पर तभी उसकी मदर तात्सुया को उसके पीछे छोड़ लेती है एक बॉडीगार्ड के तौर पर। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मियोकी को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसका भाई ऐसा क्यों है। उसने कभी अपने भाई से कभी बातें नहीं की और जब मियोकी किन्हीं लोगों से टकराने वाली थी पर तभी तात्सुया ऐसा होने से बचा लेता है, पर वो लड़के फिर भी नहीं मानते और जाकर वो मियुकी में भिड़ जाते हैं। और अब वो सभी के सभी लोग गुस्सा करना शुरू कर लेते हैं। वो उसे बोलते हैं, बच्ची क्या तुम्हें दिखता नहीं यहाँ पर हम आ रहे हैं। वो उसे बहुत बुरा भला बोलना शुरू करते हैं, पर तभी तात्सुया मियोकी के सामने आता है। इतने में हम देखते हैं कि वो अजीब सा लड़का उस पर एक मैजिकल पंच का यूज कर देता है, पर तात्सुया उसके पंच को ब्लॉक कर देता है। और अब वो बच्चा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सबसे पहले अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लेता है और उसके बाद तात्सुया पर एक के बाद एक करके मुक्के जड़ना शुरू करता है, पर तात्सुया तभी अपनी पावर का यूज करता है और एक ही पंच में उसे हमेशा हमेशा के लिए सलाह देता है। और अब वो लोग वापस अपने घर जाना शुरू करते हैं। मियोकी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसके भाई के पास इतनी पावर भी है। और अब वो लोग वापस से अपने घर पहुंच चुके थे, जहां पर कि मियोकी अपने मेड यानी कि हानेमी को बताती है कि तात्सुया ने आज उसकी जान बचाई। और कहीं न कहीं हानेमी को भी तात्सुया के लिए काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। और जब मियोकी अपनी मदर को इस बारे में बताती है तो उसका कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता और नहाते वक्त भी मियोकी तात्सुया के बारे में सोचना शुरू करती है। वो सोचती है कि आखिरकार उसके भाई को हमेशा ही एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर क्यों यूज किया जाता है। और वो बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। हानेमी उसे बताती है कि उसकी मॉम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए उसे ही योत्सुबा क्लैन की पार्टी अटेंड करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद वो सभी के सभी लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। तात्सुया को भी ना चाहकर वहाँ पर आना ही पड़ता है और कहीं न कहीं हानेमी को तात्सुया के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और तात्सुया सिर्फ और सिर्फ बॉडीगार्ड के तौर पर यहाँ पर आया था। और योत्सुबा क्लैन इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का एक महान क्लैन होता है, बिल्कुल उचिहा जैसा। अब मियुकी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वहाँ पर उसके अंकल आते हैं और मियुकी को अपने साथ वहाँ पर ले जाते हैं, पर वहाँ पर भी सभी के सभी लोग तात्सुया को एकदम इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि वो वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि वो एक डिफेक्टिव मैजिशियन था। पर तभी तात्सुया के कजन जिसका नाम की अयाका और फूमिया था वो आगे बढ़ते हैं तात्सुया के पास और उससे बातें करना शुरू कर देते हैं। उनकी बातों को सुनकर तो तात्सुया भी पहली बार हंसना शुरू कर देता है और जब मियुकी इस बात को देखती है तो वो काफी ज्यादा जेलस फील करती है क्योंकि आज तक उसका भाई कभी भी उसके सामने रहकर कभी भी हंसा नहीं था। इसीलिए अब वो लोग वापस से अपने घर लौट जाते हैं। पर मियुकी अभी भी तात्सुया के बारे में सोचना शुरू करती है। उसे बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार तात्सुया के साथ आखिरकार ऐसा हुआ क्या था। उसके बाद वो लोग शिप में ट्रैवल करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि मियुकी और बाकी लोग भी थे। सबसे पहले वो लोग अपने पिक्चर खींचना शुरू करते हैं, पर तभी हानेमी मियुकी को बोलती है क्यों ना तुम अपने भाई के साथ भी एक पिक्चर को ले लो। पर तभी तात्सुया अपनी मॉम से परमिशन लेता है पिक्चर मांगने के लिए और वो भी हाँ कर लेती है और तब जाकर वो लोग साथ में एक पिक्चर खिंचवाते हैं। पर तभी अचानक से उनकी शिप आगे बढ़ना शुरू कर लेती है और तभी उन लोगों पर एक अजीब सी सबमरीन मिसाइल से अटैक कर देती है। पर तभी तात्सुया वहाँ पर आगे आता है। वो सबसे पहले अपने मैजिक का यूज करता है और टाइम फ्लो को स्लो कर देता है और एक सेकंड में ही उन सभी के सभी मिसाइल के चीथड़े उड़ा देता है। और मियोकी को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसके भाई के पास इतनी पावर भी है। वो लोग रात के समय कमांडर से बातें करना शुरू करते हैं और वो
वो लोग उसी हादसे के बारे में बातें करना शुरू करते हैं और कमांडर उन्हें बोलना शुरू करता है, लगता है आपकी फैमिली पर किसी की नजर है जो कि आपको मारना चाहती है। और अब कमांडर भी वहाँ से निकल चुका था, पर जब वो लोग तात्सुया को देखते हैं तो उन लोगों को याद आता है कि यही वो बच्चा था जिसने कि पहले हमारी पिटाई करी हुई थी। पर तभी कमांडर जब वहाँ से जा रहा था तो तभी उसे तात्सुया में कुछ तो इंटरेस्ट आता है और वो उसे बोलता है, बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम इस संडे आकर हमारे साथ थोड़ी ट्रेनिंग करो। और जिस बात को सुनकर कि तात्सुया भी अब मान चुका था। आगे मिया अपने बड़े बड़े प्लॉट के साथ वहाँ पर बैठी हुई थी, पर तभी तात्सुया वहाँ पर आता है और उससे परमिशन मांगता है ताकि वो जाकर ट्रेनिंग कर सके। और मिया भी इस चीज को एक्सेप्ट कर देती है। पर तभी मियुकी खड़ी होती है और अपनी मदर को बोलती है, मैं भी अपने भाई के साथ वहाँ पर जाना चाहती हूँ। और इस बात को सुनकर उन लोगों की मदर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उसे बोलती है, ये तुम्हारा भाई बिल्कुल भी नहीं है, पर दुनिया के सामने तुम्हें इसे अपना भाई मानना होगा। और अब तात्सुया मियुकी के साथ कमांडर की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो वहाँ जाकर प्रैक्टिस को कर सके। और वहाँ पर उन लोगों को एक सोल्जर मिलता है जो कि उन लोगों को अपने शेल्टर में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी के सभी सोल्जर आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। सबसे पहले तात्सुया का मैच शिबा से होता है जो कि एक नेशनल लेवल का चैंपियन होता है। उसके बाद वो लोग आपस में बैटल करना शुरू करते हैं, पर लास्ट में जाकर तात्सुया उसे एक पंच मारकर फाइनली अब खत्म कर लेता है। उसका अगला ओपोनेंट वहाँ पर आता है और उसका नाम होता है हार्ड। वो उस पर वार करना शुरू करता है और वो कुंफू को एक बहुत बड़ा महारथी था। वो उस पर एक के बाद एक करके वार करना शुरू करता है, पर लास्ट में जाकर तात्सुया भी उसे खत्म कर लेता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सोल्जर आता है जिसका नाम की डैनी था, पर वो मैजिक का भी यूज कर सकता था। और कहीं न कहीं मियुकी को तात्सुया की परवाह होना शुरू हो चुकी थी। पर अब तात्सुया उसे लड़ना शुरू करता है। सबसे पहले वो सोल्जर अपने मैजिक का यूज करके अपनी स्पीड को अप करता है और तात्सुया पर एक के बाद एक करके तात्सुया पर लाते घुसे मारना शुरू कर देता है। पर तभी मियुकी उनके कमांडर को बोलती है, उस सोल्जर के पास अनफेयर एडवांटेज है। पर तभी तात्सुया को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो मियुकी को बोलना शुरू करता है, मियुकी रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये पहली बार था कि जब तात्सुया ने अपनी बहन का नाम लिया था। और अब तात्सुया काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। सबसे पहले वो अपनी पावर का यूज करता है जिसका नाम की ग्रैम डाइल्यूशन होता है, और उसके बाद वो 1 मिनट में ही डैनी बॉनर को हरा देता है। और सभी के सभी सोल्जर्स तात्सुया की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि एक 13 साल के बच्चे ने उन सभी सोल्जर की मार रखी थी। आगे मियुकी गार्डन में टहल रही थी और वो तात्सुया को देख देख कर बस एक बात को सोच रही थी कि आखिरकार ये बंदा सुबह से लेकर शाम तक एनिमे को कैसे देख सकता है। और वहीं हम देखते हैं तात्सुया की मॉम यानी कि मिया को, और जिसके प्लॉट्स की माउंटेन से भी काफी ज्यादा बड़े थे। तभी अचानक से इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो चुका था और बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि जिस जगह पर वो रह रही है वहाँ पर एनिमीज ने अटैक कर दिया है। सबसे पहले तात्सुया जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है और वो उन्हें बोलता है, आपको जल्दी से मेरे साथ शेल्टर में आना होगा। तभी अचानक से मिया को एक कॉल आता है और ये किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन माया का था, और जो कि भाई काफी ज्यादा सेक्सी थी, अब मेरा मतलब काफी अच्छी थी। और अब उसके बाद वो लोग मिलिट्री के शेल्टर में जाना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि उन सभी को एक बार वापस से डैनी मिलता है। और अब वो लोग फाइनली शेल्टर में आ चुके थे और इस आइलैंड पर बहुत सी एनिमीज ने अटैक कर दिया है और वहाँ पर और भी बहुत सी फैमिली थी। मियुकी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, इसीलिए तात्सुया उसे बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। पर मियुकी को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार ये मेरे पीछे क्या करने वाला है। तात्सुया खड़े होता है और अपने मैजिकल अप्रेज का यूज करके रिसर्च करना शुरू करता है एनिमी के लोकेशन के बारे में। पर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि इस टावर पर तो किसी ने नलीफाई मैजिक का यूज कर दिया है। और तभी उसकी मॉम उस पर शारिंगान को एक्टिवेट कर देती है और अब उसकी पावर फाइनली अनलीश्ड हो चुकी थी। और अब उसके बाद वो टावर के बाहर जाता है ताकि वो अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर पाए। और तभी मिया और बाकी लोगों के पास कुछ सोल्जर आते हैं और वो उन्हें बोलते हैं, आपके लिए शेल्टर रेडी हो चुका है, इसीलिए आपको हमारे साथ आना होगा। पर मिया इस चीज को साफ सीधा मना कर देती है। हानेमी को सबसे पहले लगता है कि यहाँ पर तात्सुया नहीं है, इसीलिए ऐसा करने से मना कर रही है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मिया को पहले ही पता चल चुका था कि जो ये सोल्जर है ये कोई रियल सोल्जर नहीं बल्कि बहरूपी है। और उसका शक सही निकलता है। उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर डैनी भी आता है, पर वो सोल्जर उसी पर अटैक कर देते हैं। और अब उसके बाद वो लोग तात्सुया की फैमिली पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर तभी हानेमी अपनी मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बैरियर को क्रिएट कर देती है और डैनी उन्हें कहता है, रुक जाओ, मैं तुम पर अटैक नहीं करने वाला। इसीलिए वो लोग भी 2 सेकंड के लिए उसकी बात को मान लेते हैं। पर तभी हानेमी अपनी फ्रीजिंग मैजिक का यूज करके उसके एक साथी को खत्म कर लेती है और अब वो सभी के सभी लोग एकदम बावले हो चुके थे, इसीलिए वो लोग उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और अब वो बुलेट्स तात्सुया की फैमिली को लग चुकी थी और जिसकी वजह से तात्सुया की फैमिली
अब मर चुकी थी। पर तभी तात्सुया भी अब वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ चुका था और अब तात्सुया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो सबसे पहले अपनी गन को निकालता है और एक के बाद एक करके हर एक सोल्जर को वहाँ पर मार देता है। और जब वो मियुकी की बॉडी को देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसकी छोटी बहन मर चुकी है, इसीलिए वो उसकी बॉडी के पास जाता है और वहाँ पर रहकर वो अपने कार्ड मैजिक का यूज करके उसे एक बार वापस से रिवाइव कर देता है। और उस वक्त मियुकी अपने आप को एकदम अकेला पा रही थी, पर तभी आसमान से कुछ रोशनी चमकती है और ये कुछ और नहीं बल्कि तात्सुया की मैजिकल एबिलिटी होती है। और अब फाइनली मियुकी वापस से जिंदा हो चुकी थी। तात्सुया की पावर काफी ज्यादा ओपी होती है, वो उन सभी के सभी लोगों को रिवाइव कर देता है और वो किसी के भी घाव को वापस से हील कर सकता है। वो मियुकी से मिलता है और बोलता है, मियुकी तुम जिंदा हो। उसके बाद वो अपनी मॉम मिया के पास जाता है और एक बार वापस से अपनी गन निकाल कर उसे हील कर देता है। उसके बाद वो हानेमी के पास जाता है और उसे भी अपनी गन की पावर की वजह से वापस से हील कर देता है। सभी लोग अब फाइनली हील हो चुके थे सिवाय उसकी मॉम की। उसकी मॉम तो हील हो चुकी थी पर अभी भी वो बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद तात्सुया कमांडर से बातें करना शुरू करता है और वो दरअसल रीजन जाना चाहता था इस हमले के पीछे का। कजामा जो कि कमांडर होता है और वो उसे बताता है दरअसल एनिमीज का मकसद किसी दूसरी फैमिली को खत्म करने का था, पर अफसोस गलती से उन लोगों ने तुम्हारी फैमिली पर अटैक कर दिया। पर अब तात्सुया काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो कमांडर्स को बोलता है मैं भी आपके साथ आऊंगा और एक एक करके उन सभी को खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो वहाँ पर आगे बढ़ना शुरू करता है, पर तभी मियुकी उसके पीछे पीछे आती है और वो उसे बोलती है तात्सुया प्लीज उनसे लड़ने के लिए मत जाओ, क्योंकि अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। पर तात्सुया मियुकी को बोलता है मियुकी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास बहुत सी पावर है और मैं उन एनिमीज को खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद तात्सुया बाकी सोल्जर के साथ वहाँ पर निकल जाता है। हम देखते हैं कि मिया और बाकी लोग तात्सुया की फाइट को लाइव एक्शन में देख पा रहे थे। उन एनिमीज की सबमरीन तात्सुया और बाकी सोल्जर की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर तात्सुया की पावर काफी ज्यादा ओपी थी। वो सबसे पहले उन लोगों पर अटैक करना शुरू करता है और साथ ही साथ में वो सोल्जर को रिवाइव भी कर पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि मियुकी अपनी मॉम मिया को बोलती है आखिरकार तात्सुया के पास इतनी पावर कैसे है, जिस बात को सुनकर कि मिया काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। इसीलिए वो उसे तात्सुया के पास के बारे में बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है तुम्हारे भाई के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर है कि वो किसी भी चीज को बर्बाद कर सकता है, जिसे कि याकुजा क्लैन मैजिक तो बिल्कुल भी नहीं मानता। इसीलिए सभी लोग उसे डिफेक्टिव मैजिशियन बोलते हैं। और जब वो छोटा था तो मैंने उस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए ताकि उसकी मैजिकल पावर वापस आ जाए, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और उस वक्त से ही तात्सुया ने अपनी सभी के सभी फीलिंग्स और सभी के सभी इमोशंस खो लिए सिवाय एक इमोशंस के, मियुकी। वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है। और जब मियुकी को तात्सुया के पास के बारे में पता चलता है तो वो जोर जोर से रोना शुरू करती है और वो बोलती है क्या तात्सुया ने मेरे लिए इतना कुछ किया। और वहीं अब तात्सुया की कैलकुलेशन पूरी हो चुकी थी। वो सबसे पहले अपनी गन को निकालता है और छोटी सी गन को एक बहुत बड़ी गन में कन्वर्ट करता है और एक के बाद एक करके उन सबमरीन्स पर मारना शुरू करता है। पर तभी हानेमी मिया को बोलती है क्या मैं भी तात्सुया के पास जा सकती हूँ, और मिया हाँ कर लेती है क्योंकि उसे कैसे भी करके तात्सुया के प्लान के बारे में जाना था। तात्सुया और बाकी कमांडर्स उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर उनके एनिमीज के पास काफी ज्यादा एडवांस मैजिक होता है और साथ साथ में ही काफी ज्यादा एडवांस वेपन्स भी, इसीलिए वो लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन एनिमीज को तात्सुया की पावर से भी कुछ भी नहीं होता। वो सभी के सभी एनिमीज अपनी सबमरीन की हेल्प से उन लोगों पर मिसाइल दागना शुरू कर देते हैं। पर तभी ठीक समय पर वहाँ पर हानेमी आती है और अपने बेरी मैजिक का यूज करके उन लोगों की जान को बचा लेती है। और अब तात्सुया भी अपने मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। वो आगे बढ़ता है और अपने मन में बोलता है मैजिक बस्ट, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से कि हर एक एनिमी अब फाइनली डिस्ट्रॉय हो चुका था। पर तात्सुया का अटैक इतना पावरफुल होता है कि अब वहाँ पर सुनामी आना शुरू हो चुकी थी। अब हानेमी का माना खत्म हो चुका था, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। पर तात्सुया उसे अपनी बाइक पर बिठाकर कहीं दूर ले जाता है। हानेमी का वक्त आ चुका था। तात्सुया उसे कहता है क्या मैं तुम्हें खत्म कर लूं, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। पर तभी हानेमी उसे कहती है नहीं प्लीज मुझे खुद मरने दो, क्योंकि आज तक जो भी फैसले मेरे साथ हुए वो सभी किसी दूसरे के लिए गए थे, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फैसले से मरना चाहती हूँ। और आखिर में जाकर वो मर चुकी थी। और अब कुछ सालों बाद मियुकी और तात्सुया मैजिकल अकेडमी में एडमिशन ले लेते हैं और इन दोनों का ही पहला दिन था। तात्सुया ने एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक को हासिल किया था, पर फिर भी किसी ने उसे ऑडिटोरियम में इनवाइट ही नहीं किया,
और इस बात को देखकर मियोकी काफी ज्यादा सैड होती है। पर तभी तात्सुया उसे बोलता है, मियोकी निराश होने की कोई भी बात नहीं है। तात्सुया की जिंदगी बड़ी दुख से कट रही थी। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, पर तभी उसे स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर मिलती है जिसका नाम की मियामी होता है। वो उसे हेलो बोलती है और मियामी के पास काफी ओपी सी पावर थी। और जैसे ही वो तात्सुया को पहली नजर में देखती है उसे पता चुका था कि इसके पास काफी ओपी सी पावर है। उसके बाद तात्सुया स्कूल के ऑडिटोरियम में जाता है जहाँ पर कि वो दो लड़कियों से मिलता है जिसका नाम की मिजुकी और एरिका होता है। और वहाँ पर उसे बहुत से स्टूडेंट्स भी मिलते हैं। तात्सुया आगे बढ़ना शुरू करता है और जब मियुकी वहाँ पर आती है तो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे क्योंकि सभी के सभी लोग मियुकी को तो जानते थे पर तात्सुया को उनमें से कोई भी नहीं जानता था। मिजुकी तात्सुया से मिलती है और वो उसे पूछती है, क्या मियुकी तुम्हारी बहन है? और इस क्वेश्चन को सुनकर तात्सुया को अपने मन में थोड़ा सा डाउट आता है। उसके बाद वहाँ पर मियुकी भी आती है और वो तात्सुया को अपने नए नए दोस्तों से मिलवाती है। और अब वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की हेड मियामी भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो तात्सुया को अपने साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। और अब वो लोग वापस से घर जाते हैं जहाँ पर कि तात्सुया को इस बारे में पता चलता है कि जो मियुकी है वो किसी बात को लेकर सैड है। इसीलिए वो मियुकी के पास जाता है और वो उसे पूछता है, मियुकी आखिरकार तुम क्यों दुखी हो? वो उसे बताती है कि मुझे मैजिकल एकेडमी के प्रिंसिपल ने खुद आकर कॉल किया था पर अफसोस तुम्हें तो उन लोगों ने मेल भी नहीं किया। इसीलिए मियुकी इस बात को देखकर काफी ज्यादा सैड हो चुकी थी। उसके अगले दिन वो लोग टेम्पल में घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि कुछ अजीब से टकलू लोग तात्सुया पर अटैक कर देते हैं। पर तभी मियुकी के सामने वहाँ पर एक अजीब सा टकलू सा शिनोबी आता है और वो उसे अजीब से सवाल पूछना शुरू करता है। तुम, मुझे लगता है तुम्हारा नाम मियुकी है, क्या तुम्हें स्वॉर्ड के साथ खेलना पसंद है? लगता है जॉनी भाई का फैन था। उसके बाद वो उससे अजीब से सवाल पूछना शुरू करता है पर तभी पीछे से तात्सुया उस पर अटैक कर देता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। पर वो टकलू काफी ज्यादा पावरफुल था इसीलिए लास्ट में जाकर तात्सुया का स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो नींद में सो चुका था। पर तभी मियुकी उसके पास आती है और उसे अपने थोड़ी बहुत माना को दे देती है। पर तभी तात्सुया उसे बोलता है, अरे नहीं मियुकी, तुम्हारे तो कपड़े खराब हो चुके हैं। पर तभी मियुकी अपनी पावर का यूज करती है और दोनों के कपड़े को एकदम सही कर देती है। अगले दिन तात्सुया एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाता है पर वहाँ पर उसकी मुलाकात एक अजीब से लड़के क्लियो से होती है। वो एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं और तात्सुया के पास कोई भी मैजिकल स्किल नहीं थी इसीलिए वो बड़े होकर इंजीनियर बनने का फैसला करता है। और अब धीरे धीरे करके तात्सुया के भी काफी ज्यादा दोस्त हो चुके थे और वो लोग आराम से लंच करना शुरू करते हैं। पर तभी मियुकी भी वहाँ पर आ चुकी थी और साथ ही साथ में अब उसके दोस्त भी वहाँ पर आ चुके थे। वो सभी के सभी लोग तात्सुया और बाकी लोगों को आउटकास्ट समझ रहे थे इसीलिए वो लोगों को बोलना शुरू करते हैं, तुम्हें यहाँ पर अपना लंच नहीं करना चाहिए और कहीं और जाना चाहिए क्योंकि तुम लोग आउटक्लास हो। पर तभी क्लियो को इस बात को सुनकर अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और अब उन सभी बच्चों का पंगा स्कूल के 4 बजे के बाद एकदम सेट हो चुका था और अब सभी के सभी बच्चे 4 बजे के बाद पंगा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। मियुकी उन लोगों को बहुत कुछ समझाना शुरू करती है पर वो लोग कुछ भी नहीं मानते। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लियो और मोरोत्सु क्लैन के एक मेंबर के बीच फाइट होना शुरू हो चुकी थी। पर तभी एरिका वहाँ पर आती है और उसके हाथ से गन को छीन लेती है। अचानक से अब टाइम स्टॉप हो चुका था। वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर मियामी और डिसिप्लिन कम्युनिटी की हेड वहाँ पर आ चुकी थी और वो उन लोगों को बोलती है, आखिरकार तुम बच्चे यहाँ पर क्या करे थे? अगर तुमने ऐसा ही किया तो मैं तुम लोगों को मैजिकल एकेडमी से निकाल दूंगी। पर तभी वहाँ पर तात्सुया आता है और वो उसे बोलता है, अरे नहीं, हम तो बस खेल रहे थे। और स्टूडेंट काउंसिल की हेड को तात्सुया की स्वॉर्ड काफी ज्यादा पसंद थी इसीलिए वो उसके हक में बोलना शुरू करती है और अब डिसिप्लिन कम्युनिटी की हेड भी मान चुकी थी और अब फाइनली उन लोगों का मैटर सॉल्व हो चुका था। पर तभी जाते जाते डिसिप्लिन कम्युनिटी की हेड तात्सुया से उसके नाम को पूछ लेती है और वो उसे कहता है, मेरा नाम तात्सुया है और मैं क्लास ई का हूँ। सभी लोग तात्सुया से काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उसने बाकी लोगों को सस्पेंड होने से बचा लिया था और अब वो सभी लोग काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। उसके बाद वो दोनों भाई बहन एक रूम में जाते हैं जहाँ पर क्यों लोगों को बहुत सारी लड़कियां दिखती है और वो सभी की सभी लड़कियां किसी न किसी कम्युनिटी की हेड होती है। उसके बाद वो सभी के सभी लोग लंच करना शुरू करते हैं। तभी मियुकी अपने भाई तात्सुया को बोलती है, तात्सुया कल से हमें भी लंच लाना होगा। और अब तात्सुया भी अपनी बहन की इस बात को मान जाता है और अब उसके बाद वो लोग अपनी बातों के बीच में ही प्लॉट को डेवलप करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी वो लड़कियां उन्हें बोलती है, तुम्हारी बातों से तो हमको कुछ ऐसा लगता है कि तुम कोई ब्रदर और सिस्टर नहीं बल्कि एक कपल हो। पर तभी तात्सुया खड़े होता है और वो उन्हें बोलता है, अगर मियुकी और मैं ब्लड रिलेटेड नहीं होते तो हो सकता था कि हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन जाते, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। और सभी के सभी लोग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शाय फील करते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी मीटिंग को
आगे कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की लीडर मियामी खड़ी होती है और वो बोलती है, मैं चाहती हूँ कि मियुकी मेरे ग्रुप को ज्वाइन करे। पर तभी मियुकी खड़ी होती है और बोलती है कि आप मेरी जगह मेरे भाई तात्सुया को ले सकते हो। पर अफसोस ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इस वक्त जो तात्सुया है वो क्लास ई में है और ना ही तो उसके पास कोई मैजिक लेवल है। पर तभी वहाँ पर मारिया भी खड़ी होती है और वो बोलती है, अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि तात्सुया मेरे गिल्ड में आ जाए और डिसिप्लिन कम्युनिटी का एक मेंबर बन जाए। और अब तात्सुया के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो ऐसा करने से मान जाता है। उसके बाद तात्सुया वापस से अपने दोस्तों के पास मिलता है। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं और अब उन लोगों को इस बारे में पता चुका था कि जो तात्सुया है उसने फाइनली डिसिप्लिन कम्युनिटी ज्वाइन कर दी है। पर ये बात काफी रेयर है, क्योंकि तात्सुया एक वीड है, यानी उसके पास उतनी पावर बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर भी वो कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन कर गया है। उसके बाद एरिका आगे बढ़ती है एक मशीन की ओर, ताकि वो अपने मैजिक लेवल को नाप सके। और जैसे ही वो अपने हाथ को वहाँ पर रखती है, एक आयरन का पीस आगे बढ़ना शुरू करता है और यही उन लोगों के मैजिक को मेजर करेगा। और अब उसके बाद वहाँ पर तात्सुया भी आ चुका था अपने मैजिक को नापने के लिए। पर जब तात्सुया अपने मैजिक को मापता है तो वो आयरन का पीस उतना आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कि तात्सुया के पास उतनी मैजिकल पावर नहीं है और अभी भी उसके पास नॉर्मल लेवल की स्ट्रेंथ ही है। भले ही उसके पास रॉ पावर काफी ज्यादा है, पर उसके पास मैजिकल स्टैंड बिल्कुल भी नहीं है। और अब उसके बाद वो लोग कम्युनिटी के हेड से एक बार वापस से मिलते हैं। वो लोग उनसे बातें करना शुरू करते हैं। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा बच्चा आता है जो कि डिसिप्लिन कम्युनिटी का वाइस कैप्टन होता है। उसका नाम हांसो होता है। और जब मारिया उसे तात्सुया के बारे में बताता है तो वो बोलता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तात्सुया एक वीड है, इसीलिए वो हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हो सकता। पर तभी मियुकी अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आती है और वो हांजो से लड़ना शुरू करती है। वो उसे बोलती है, मेरे भाई के पास काफी अच्छी सी पावर है। पर हांजो उसे भी बुरा भला बोलना शुरू कर लेता है। इतने में तात्सुया को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो उसे 1v1 बैटल करने के लिए कस्टम मैच का चैलेंज देता है। और अब अगले ही दिन उन लोगों की फाइट शुरू हो चुकी थी। हांजो तो अपने मन में सोच रहा था कि मैं इस वीड को 2 मिनट में ही खत्म कर लूंगा, क्योंकि जो हांजो होता है उसके पास काफी ओपी सी मैजिकल पावर होती है। और जिस किसी के पास भी इस वर्ड में ओपी सी मैजिकल पावर होती है उसी इस वर्ड में ब्लूम कहा जाता है। और अब उसके बाद उन दोनों का मैच शुरू हो चुका था। और जैसे ही मैच शुरू होता है तात्सुया अपनी एबिलिटी का यूज करता है और 2 सेकंड में ही लाइटनिंग फास्ट स्पीड से हांजो को नॉकआउट कर देता है। और अब वो फाइनली इस बैटल को जीत चुका था। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एक वीड के पास इतनी पावर भी हो सकती है। और तभी वहाँ पर एक अजीब सी लड़की भी आती है जिसका नाम की शिंजो होता है। और वो भी तात्सुया की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। और अब हांजो को भी वापस से होश आ चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसे किसी वीड ने हरा दिया है। और अब उसके बाद तात्सुया मारिया के ऑफिस में जाता है ताकि वो ऑफिशियली डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर बन पाए। और वहाँ जाकर वो देखता है कि उसका रूम तो पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। भले ही मारिया खुद डिसिप्लिन कम्युनिटी की हेड है, पर फिर भी उसके पास डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी है। उसके बाद अब वो लोग उसके रूम को सेट कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर 2 अजीब से बंदे आते हैं और ये भी डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर होते हैं। उनमें से एक मारिया का भाई होता है। और जब वो लोग तात्सुया को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उनकी बहन ने किसी वीड को अपनी कम्युनिटी में ज्वाइन करवा दिया है। पर मारिया उन्हें बताती है कि इसने हांजो को 2 मिनट में ही खत्म कर लिया था, तो वो उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और अब तात्सुया वापस से अपने घर जाता है, जहाँ पर कि मियुकी फुल मूड में उसका वेट कर रही थी। उसे तो कैसे भी करके अपने भाई के साथ प्लॉट को डेवलप करना था। वो उसे पूछना शुरू करती है, तात्सुया आखिरकार तुम्हें किसके पसंद है, मारिया के या फिर मियामी के? पर बेचारा तात्सुया इसका आंसर दे ही नहीं पाता। इतने में हम देखते हैं कि वो तात्सुया पर अपनी एबिलिटी का यूज करके उसे बेहोश कर देती है और उसके साथ प्लॉट को डेवलप करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अगली सुबह मारिया तात्सुया और एक नए बच्चे मुरासाकी को सभी के सभी डिसिप्लिन कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवा देती है। और बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि जो तात्सुया है वो वीड है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब उन लोगों को अपने अपने गैजेट मिल चुके थे जो कि सभी के सभी डिसिप्लिन कम्युनिटी के लोगों के पास होते हैं। और अब फाइनली तात्सुया भी डिसिप्लिन कम्युनिटी का एक ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। उसके बाद वो काम पर जाता है, यानी कि मजदूरी करने। और उसका एक ही काम था कि जो कोई भी बच्चा रूल्स को तोड़ेगा उसे उसको जेल में बंद करना होगा। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि एरिका के साथ कुछ लड़कियां बदतमीजी कर रही है और उसे अपने ग्रुप में आने के लिए जबरदस्ती इनवाइट कर रही है। पर तभी वहाँ पर तात्सुया अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है और एरिका को कहीं दूर ले जाता है। पर रास्ते के बीच में वो एरिका के प्लॉट्स को देख लेता है।
एरिका उससे काफी ज्यादा शर्मा चुकी थी, पर कहीं ना कहीं उसे भी उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा पसंद है। उसके बाद तात्सुया और एरिका एक कैंडो मैच देखने के लिए बाहर जाते हैं, पर तभी तात्सुया इस बात को नोटिस करता है कि जो वो लड़का है वो मैजिक का यूज कर रहा है इस फाइट के बीच में, इसीलिए वो बाकी डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर्स को भी इंट्रोड्यूस करवा देता है। बाद में जाकर तात्सुया बाकी लोगों को बताता है कि आखिरकार उस लड़के ने ऐसा भी क्या किया था, पर वो लोग तात्सुया को ही उल्टा डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। रात के समय तात्सुया अपने दोस्तों को बताता है कि आज उसकी लड़ाई किरीहारा के साथ हुई थी और किरीहारा के पास इस पूरी की पूरी मैजिकल एकेडमी में काफी ओपी सी पावर होती है और बिल्कुल भी किसी को विश्वास नहीं होता कि तात्सुया एक समय पर 2 गैजेट्स का यूज कर पा रहा था, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर बात है और ऊपर से तात्सुया एक वीर था। और एक बार वापस से बातों बातों में ही उन दोनों भाई बहनों का प्यार एक बार वापस से शुरू हो चुका था और सभी लोग काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुके थे। अगले दिन तात्सुया वापस से बेरोजगारी पर जाता है, पर तभी उसे अपने फोन पर कोई एनोनिमस बंदा और वो उसे बताता है जिम के पास एक बंदा डिसिप्लिन को तोड़ रहा है, इसीलिए ना चाहते हुए भी तात्सुया जल्द से जल्द वहाँ पर जाता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो एक अजीब सा बंदा पीछे से उस पर अटैक कर देता है और तात्सुया को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तात्सुया वापस से उस पर जवाबी हमला करने वाला था, पर इतने में ही वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है और धीरे धीरे करके तात्सुया पूरे स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था और मियुकी उसे बात करना शुरू करती है और वो उसे बोलती है, भैया आप पॉपुलर तो काफी ज्यादा हो रहे हैं, पर आपको कैसे भी करके अपनी रियल पावर्स को सभी से छुपाना होगा, क्योंकि अगर बाकियों को आपकी रियल पावर्स के बारे में पता चला तो वो आपको अपने लिए यूज करेंगे। वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर तभी उन्हें एक अजीब सी लड़की मिलती है जिसका नाम की मीबू होता है और उसके बाद वो तात्सुया से बातें करना शुरू करती है और मियुकी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करती है। पर तभी तात्सुया मीबू को बोलता है, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, क्या मैं 5 मिनट बाद तुमसे बातें कर सकता हूँ? और ऐसा करने के लिए वो मान चुकी थी। मियुकी इस बात को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करती है, इसीलिए वो तात्सुया को बोलती है, भैया क्या आप मीबू से मिलने के लिए जा रहे हो? पता नहीं क्यों, पर मैं काफी ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ। पर तात्सुया उसे समझाता है और अब उसके बाद वो फाइनली मीबू के पास पहुँच चुका था। वो उसे बातें करना शुरू करता है और दोनों ही लोग डिसिप्लिन कम्युनिटी के बारे में बातें करना शुरू करते हैं। मीबू तात्सुया से इसीलिए बातें करना चाहती थी क्योंकि उसने किरीहारा को हराने में उसकी काफी मदद की थी। उसके बाद मीबू डिसिप्लिन कम्युनिटी की बुराई करना शुरू करती है, पर उसे इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था कि तात्सुया भी डिसिप्लिन कम्युनिटी का ही एक मेंबर है, इसीलिए वो उसे बाद में सॉरी बोलना शुरू करती है। बाद में जाकर मीबू अपने पॉइंट पर आती है और तात्सुया को बोलती है कि मुझे कैसे भी करके इस एकेडमी के सिस्टम को सही करना है। और मीबू का प्लान ये था कि जो वीड और ब्लूम के बीच में भेदभाव होता है वो उसे कैसे भी करके मिटाना चाहती है, इसीलिए वो तात्सुया को बोलती है, तात्सुया बस मुझे तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं अपने प्लान पर कामयाब हो जाऊंगी। पर तात्सुया इस प्लान को साफ साफ इनकार कर देता है। उसके बाद मीबू एक अजीब से लड़के से मिलती है और वो उसे बोलता है, मीबू जाओ और कैसे भी करके मुझे तात्सुया की पावर ला कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि मियुकी और तात्सुया आपस में बातें करना शुरू करते हैं। तात्सुया उसे एक बहुत ही अजीब सी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है जिसका नाम की ब्लैक चैन है और वो सभी के सभी लोग ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं। अब काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और अब अगले दिन तात्सुया वापस से अपनी एकेडमी में जाता है और वो वहाँ पर रहकर अपने मैजिक को एक बार वापस से मेजर करना शुरू करता है और इस बार उसका मैजिक काफी ओपी सा आता है। और वहाँ पर एक लड़की भी थी जिसका नाम की शिबाता था और शिबाता तात्सुया की इस इम्प्रूवमेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो उसे कहती है, तात्सुया तुम तो एक जीनियस हो, क्योंकि जब पिछली बार तुमने अपने मैजिक को मेजर किया था तो वो काफी ज्यादा कम आया था, पर इस बार तुम्हारा मैजिक लेवल काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और अब तात्सुया भी उसे बताना शुरू करता है कि आखिरकार उसका क्या मकसद है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके अपनी मैजिक पावर को इम्प्रूव करना है। और शिबाता के पास एक अजीब सी मैजिकल पावर है कि वो अपनी आई की हेल्प से किसी के भी अंदर छुपी हुई मैजिकल पावर को देख सकती है। उसके बाद तात्सुया शिबाता को समझाना शुरू करता है कि आखिरकार मैजिक असल में यूज कैसे होता है और वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। शिबाता को तात्सुया में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है, पर अब तात्सुया वहाँ से निकल चुका था। वो शाम के समय मीबू से मिलता है और मीबू एक बार वापस से उसे अपने प्लान के बारे में बताना शुरू करती है, पर तात्सुया को इस चीज में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मीबू कैसे भी करके उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि जो तात्सुया है उसके अंदर की पावर काफी ज्यादा ओपी सी है और उसकी रॉ स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा खतरनाक सी है। पर तभी हम देखते हैं कि तात्सुया उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और वापस से पढ़ने के लिए अपने क्लासरूम में जाता है। पर तभी उसके क्लासरूम में एक अजीब सी अनाउंसमेंट होती है।
कुछ बच्चे बोलते हैं, जो चीज हमें चाहिए हमें चुपचाप दे दो, वरना तब तक हम इस क्लास को हाईजैक कर लेंगे। तात्सुया को पता चुका था कि ये कारनामा किसी और का नहीं बल्कि मीबू और उसके साथियों का है। उसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू करता है और जहाँ पर कि उसकी मुलाकात डिसिप्लिन कम्युनिटी के कुछ मेंबर से होती है और वहाँ पर वो मिलता है मारी से और गोमोंजी से और उसके बाद वो लोग बातें करना शुरू करते हैं। पर कहीं ना कहीं तात्सुया को पहले से पता था कि जो अंदर है वो कोई और नहीं बल्कि मीबू और उसके साथी है। वो अपने साथियों को मीबू के प्लान के बारे में बताना शुरू करता है और अब बाकियों को भी तात्सुया पर काफी ज्यादा विश्वास हो चुका था। इतने में ही तात्सुया अपने आईक्यू का यूज करता है और मीबू को कॉल करता है और वो उसे बोलता है, देखो मीबू मुझे पता है तुम अंदर ही हो, जल्दी से दरवाजा खोल दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें उस हर एक चीज को दे दूंगा जो कि तुम्हें चाहिए। और अब मीबू भी उसकी बातों में आकर दरवाजे को खोल देती है। पर तभी बाकी के सभी डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर्स बाकी बच्चों को पकड़ लेते हैं, जिस बात को देखकर कि मीबू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जल्दी से तात्सुया के पास जाती है उसे मारने के लिए, पर तात्सुया से पकड़कर वहीं पर ट्रैप कर देता है। और अब उन लोगों का प्लान फाइनली फ्लॉप हो चुका था, पर मीबू काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। अगले दिन अब वो लोग वापस से अपनी एकेडमी में जाते हैं और जहाँ पर उन लोगों की मुलाकात स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट से होती है। वो लोग बातें करना शुरू करते हैं और एक बार वापस से मीबू के प्लान के बारे में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो मीबू है वो सही बोल रही थी। और आज शाम के वक्त वीड और ब्लूम के टॉपिक के बारे में मीटिंग होने वाली है, तो सभी के सभी बच्चे जो इस एकेडमी में होते हैं, वीड और ब्लूम, वो आपस में डिस्कस करना शुरू करते हैं कि आखिरकार क्या होना चाहिए। वीड तो बोल रहे थे हमें कैसे भी करके भेदभाव को मिटाना होगा, पर ब्लूम लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उन लोगों का मानना था कि जो भी कोई वीड होते हैं वैसे भी उनके पास कोई भी पावर नहीं होती, इसीलिए उन लोगों के साथ भेदभाव तो होना ही चाहिए। और अब वहाँ पर तात्सुया भी वहाँ पर आ चुका था। तभी वो नोटिस करता है कि शिबाता एक अजीब से बच्चे से बातें कर रही है। तात्सुया जब वहाँ पर आता है तो वो बच्चा वहाँ से निकल जाता है, पर कहीं ना कहीं तात्सुया को उस बच्चे के बारे में पता चुका था कि जो वो बच्चा था उसने ही पिछली बार तात्सुया पर अटैक किया था। वो शिबाता से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू करता है। बाद में जाकर उसे पता चलता है कि जो वो बच्चा है उसका नाम सुकासा है। शिबाता उसे बताती है कि उसके पास भी मैजिक आई की एबिलिटी है। रात के समय तात्सुया और मियोकी अपने सेंसे यानी कि उसी टकलू शिनोबी के पास जाते हैं। वो लोग उससे ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं, लेकिन तभी तात्सुया उस शिनोबी से सुकासा के बारे में पूछना शुरू करता है और उस शिनोबी को उस स्टूडेंट के बारे में काफी कुछ पता था। वो उसे बताना शुरू करता है उसका नाम सुकासा है और उसके पास मैजिक आई की एबिलिटी है जो कि उसे अपने पूर्वजों से मिलती है और उसका स्टेप ब्रदर ब्लैक चैन ग्रुप का एक मेंबर है। और वहीं दूसरी तरफ हम कुछ मेंबर्स को देखते हैं जिनमें के कुछ लोग एक रिंग को दे रहे थे और मीबू भी उसी ग्रुप में शामिल थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन मैजिकल एकेडमी में वीड और ब्लूम के बीच में बहस होना शुरू हो चुकी थी। वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि वीड होता है और वो बोलता है मैं एक वीड हूँ और मेरे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता है, पर कोई भी लोग उसकी बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। इतने में ही वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट वहाँ पर आ चुकी थी, यानी कि मियामी। उसके बाद वो सभी लोगों के सामने एक बेहतरीन स्पीच को देती है और सभी लोग उसे सुनकर काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे। लेकिन तभी उन लोगों की मैजिकल एकेडमी पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। सबसे पहले वहाँ पर एक अजीब सा बॉम्ब आता है, पर तभी एक बच्चा अपनी मैजिकल पावर से उस बॉम्ब को वहाँ से फेंक देता है। और अब कहीं न कहीं तात्सुया को पता चुका था कि इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि मीबू का ही हाथ है। और अब वहाँ पर और भी बहुत से टेररिस्ट वहाँ पर आ चुके थे और सभी लोग बच्चों पर वार करना शुरू कर देते हैं। उनके पास काफी हाई टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स भी थे और उन सभी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उन लोगों को कैसे भी करके इस मैजिकल एकेडमी को खत्म करना था। पर सबसे पहले तात्सुया अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है और बारी बारी करके हर एक चोर को वहाँ पर मारना शुरू करता है। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा बच्चा भी आता है जिसका नाम की लियोन हार्ट था और वो इस पूरी एकेडमी का सबसे पावरफुल वीड बचा था। उसके पास काफी ओपी सी पावर होती है। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है। वो डॉक्टर उन्हें बताती है इन सभी के पीछे मीबू का हाथ है और मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रही है, उसे कुछ फॉरबिडन मैजिक को जानना है। उसके बाद वो उन सभी लोगों को मीबू की सैड स्टोरी बताना शुरू करती है। वो कैंडो की एक बहुत ही ओपी सी प्लेयर थी और उसने मैजिकल एकेडमी के हर एक बच्चे को खत्म कर दिया था और वो उस समय क्लास 3 में थी। उसने कैंडो टूर्नामेंट को जीत लिया था और अब उसे कैसे भी प्रमोशन चाहिए था क्लास 2 में, पर वो एक वीड थी इसीलिए उसे प्रमोशन नहीं मिल पाया, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। और अब तात्सुया भी उसे पकड़ने के लिए मान चुका था। पर तभी लॉयनहर्ट और बाकी लोग तात्सुया के पीछे पीछे जाना शुरू करते हैं
पर कुछ लोग वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। लायन हार्ट सबसे पहले अपने गैजेट का यूज करता है। उसके पास एक अजीब सा रेड मुक्के की पावर होती है और वो एक के बाद एक करके सभी को पेलना शुरू करता है और बाकी के लोग मीबू को रोकने के लिए आगे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अब उन लोगों को पता चुका था कि जो मीबू है वो इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ नादानी में कर रही है। अब हम देखते हैं कि तात्सुया और बाकी ग्रुप वहाँ पर पहुँच चुका है। सबसे पहले तात्सुया अपनी रिसर्च मैजिक की एबिलिटी का यूज करता है मीबू को ढूंढने के लिए। उसे वहाँ पर दिखाई देता है कि इस बिल्डिंग में तो और भी बहुत सी अजीब अजीब से टेररिस्ट छिपे हुए हैं। सबसे पहले वो लोग एक प्लान को बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे मीबू को पकड़ने वाले हैं। तात्सुया और मियुकी साथ मिलकर उस रूम में जाते हैं और एरिका उन लोगों पर ध्यान रखने का डिसाइड करती है। पर कहीं ना कहीं मीबू को भी अब अपने ऊपर शक हो रहा था कि क्या जो वो काम कर रही है वो ये सही भी कर रही है या फिर नहीं। वो इतना सोच रही थी, पर तभी तात्सुया वहाँ पर आ चुका था उन लोगों को रोकने के लिए। जैसे ही वो लोग पीछे देखते हैं, वो लोग तात्सुया को देखते हैं और उनमें से एक बंदा अपनी गन को निकालता है और अब मियुकी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उस पर अपनी फ्रीजिंग एबिलिटी का यूज करके उसके हाथ को पूरी की पूरी तरह से जमा देती है और वो दर्द में चिल्लाना शुरू करता है। पर तभी तात्सुया भी वहाँ पर आ चुका था। सबसे पहले वो उन्हें वार्निंग देता है, पर वो लोग नहीं मानते और अब उसके बाद मीबू भी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो समझने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। अचानक से वहाँ पर धुआं उठता है और मौका देखते ही मीबू वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी मियुकी तात्सुया को बोलती है, आखिरकार आपने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया? पर तभी तात्सुया बोलता है, क्योंकि नीचे एरिका है। और जब मीबू वहाँ से निकलती है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात एरिका से ही होती है और एरिका उसे मारने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। और अब उसके बाद वो दोनों ही कैंडो फाइट करना शुरू कर देते हैं और अब मीबू काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो एरिका को बोलती है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ। पर इससे पहले वो कुछ कर पाती, एरिका अपने मैजिक से उसे सीधा ही खत्म कर देती है। और अब बाकी के बच्चे जो कि मीबू का साथ दे रहे थे, अब वो लोग भी पकड़े जाते हैं और अब उसके बाद वो लोग मीबू से पूछताछ करना शुरू करते हैं और अब मीबू भी उन्हें सब कुछ बताना शुरू करते हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा प्लान कैप्टन साकुसा का था और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों के माइंड को वॉश करना। सबसे पहले उसने मीबू और बाकी लोगों को चुना जिसके साथ की भेदभाव हुआ था और मीबू इस पूरी की पूरी एकेडमी की नंबर 1 की कैंडो की स्टूडेंट होती है, पर वो क्लास 3 की थी और साथ ही साथ में वो एक वीड भी थी, इसीलिए उसके साथ काफी ज्यादा भेदभाव हुआ। पर तभी तात्सुया से पूछता है, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या भेदभाव हुआ था? और अब उसके बाद वो उन्हें अपना दुखड़ा सुनाना शुरू करती है। मुझे मिस मारी की स्वॉर्ड स्किल काफी ज्यादा पसंद थी, इसीलिए एक दिन मैंने उनसे जाकर पूछ लिया कि क्या वो मेरे साथ ट्रेनिंग करेगी या फिर नहीं। पर उस वक्त मिस मारी ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मना कर दिया और उस वक्त उसे लगा था कि वो एक वीड है, इसीलिए उसने ऐसा किया था। पर तभी मिस मारी उसे कहती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल मुझसे काफी ज्यादा खतरनाक थी, इसीलिए मैंने तुमसे यही कहा था कि किसी ऐसे बंदे के साथ लड़ो जो कि तुम्हारे लेवल का हो, और मैं तो तुम्हारे लेवल की नहीं थी और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। और अब मीबू को एहसास हो चुका था कि उसके सभी के सभी दिशाओं से लग चुके हैं, इसीलिए वो रोना शुरू करती है। और अब वो सभी के सभी लोग उस बॉस को पेलने के लिए निकल जाते हैं जिसने कि मीबू के माइंड को वॉश किया था। और अब सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। सबसे पहले वो लोग अपने पेंसिल को उठाते हैं और सीधे ही उस बॉस की लोकेशन पर निकल जाते हैं। तात्सुया सबसे पहले अपनी रिसर्च मैजिक का यूज करके वहाँ पर जितने भी एनिमीज थे उनके पत्ते को निकाल देता है और वह आगे बढ़ना शुरू करता है। और वहाँ पर उसे फाइनली उसका बॉस मिल चुका था। उसके पास काफी ओपी सी पावर थी और वो अपना नाम उससे हाजिमी बताता है। हाजिमी सबसे पहले तात्सुया को देखकर उसे भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि जो तात्सुया है उसके पास काफी ओपी सी पावर है। पर तभी तात्सुया अपनी गन को निकाल देता है ताकि वो उसे खत्म कर पाए, पर हाजिमी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और तात्सुया उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हाजिमी होता है वो तात्सुया पर अपनी ब्रेन वॉशिंग आई का यूज करता है, पर तात्सुया का उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इस बात को देखकर हाजिमी काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि जो तात्सुया है क्या वो सच में कोई ह्यूमन भी है या फिर नहीं, क्योंकि आज तक तो ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। उसके बाद हाजिमी प्लान बनाता है कि वो वहाँ से निकल जाएगा। हम देखते हैं कि हाजिमी के सभी चेले चपाटे तात्सुया पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर तात्सुया उनकी गन को एकदम पेल कर रख देता है। तात्सुया अब आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो हाजिमी को खत्म कर पाए, पर तभी पीछे से एक नल्ला बच्चा उस पर अटैक कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि मियुकी उस पर
फ्रोजन मैजिक का यूज करके उसे बिल्कुल जमा देती है और अब बाकी के सभी लोग भी जम चुके थे। इतने में ही हाजिमी आगे बढ़ता है और वहीं हम देखते हैं कि गोंजो भी अपनी शील्ड से एक के बाद एक करके सभी को पेलना शुरू करता है। तात्सुया और उसकी आर्मी काफी अच्छे तरह से वर्क कर रहे थे और अब फाइनली तात्सुया को एक बार वापस से हाजिमी मिल चुका था और अब वो उसके साथ 1v1 करने का डिसाइड करता है। हाजिमी और उसके बंदे तात्सुया पर अटैक करने की बहुत कोशिश करते हैं और जैसे ही हाजिमी वहाँ से पीछे भागने वाला था, अचानक से वहाँ पर दरवाजा तोड़कर मीबू का बंदा वहाँ पर आ चुका था। वो काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो हाजिमी का एक हाथ को काट देता है और अब हाजिमी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसके बाद वो सभी के सभी लोग उसे वापस से अपने मैजिकल अकेडमी ले जाते हैं ताकि वो उसे वहाँ रहकर पूछताछ कर पाए। अगली सुबह हम देखते हैं कि तात्सुया और मियोकी मीबू को पूछने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर कि उसकी मुलाकात सबसे पहले मीबू के फादर से होती है और वो तात्सुया को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ही मीबू की जान बच पाई थी। उसके बाद वो लोग मीबू से मिलना शुरू करते हैं और अब मीबू भी फाइनली एकदम ठीक हो चुकी है और अब उसके पास दो ऑप्शन थे कि आखिरकार उसे किस स्वॉर्ड से खेलना होगा, किरीहारा या फिर तात्सुया। पर वो तात्सुया की स्वॉर्ड के साथ खेलने का फैसला करती है और बेचारा किरीहारा एक बार वापस से फ्रेंड जोन हो चुका था और अब तात्सुया और मियोकी भी डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके और पावरफुल बनना होगा। रात के समय मियोकी अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करती है और वो वहाँ रहकर फायरबॉल जुत्सु पर काम कर रही थी, पर तभी तात्सुया को एहसास होता है कि उन पर कोई नजर रखे हुए है। इतने में ही वो शिनोबी बोलता है, तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ, और वो कोई और नहीं बल्कि वो डॉक्टर होती है जो कि उनकी एकेडमी में काम करती है और ये डॉक्टर भी उसी शिनोबी की फॉर्मर टीचर रह चुकी है। और अब अगली सुबह उन लोगों का एक फुटबॉल मैच होता है जहाँ पर कि वो लोग एक अजीब से बच्चे से मिलते हैं जिसके पास की स्पिरिट एनर्जी होती है और साथ ही साथ में उसके पास स्पिरिट्स की पावर भी होती है। उसका नाम मिकीको होता है और उसका पावर लेवल काफी ज्यादा ओपी था। वो देखते ही देखते तात्सुया का दोस्त बन चुका था। आगे सभी कम्युनिटी के बच्चे अपने आने वाले टूर्नामेंट के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। हमें पता चलता है कि हर साल मैजिकल एकेडमी के बीच टूर्नामेंट होता है और जो कोई भी उसमें जीतता है उसे काफी ओपी से रिवॉर्ड मिलते हैं। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस साल उनकी एकेडमी से तात्सुया ही पार्टिसिपेट करने वाला है और अब तात्सुया भी इस चीज को मान चुका था। सबसे पहले वो मैजिकल इंजीनियरिंग करता है और उसकी स्पीड को देखकर तो सभी के सभी लोग काफी एक्साइटेड हो चुके थे, पर तभी किरीहारा भी मैजिकल कोडिंग की ट्राई करता है, पर वो तात्सुया की स्पीड को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाता। इसीलिए वो लोग तात्सुया को सिलेक्ट कर देते हैं आने वाले टूर्नामेंट के लिए और अब तात्सुया भी थोड़ा बहुत खुश तो हो ही चुका था। रात के समय वो एक बार वापस से मियोकी से बातें करना शुरू करता है उसी टूर्नामेंट के बारे में और अब तात्सुया ने अपने नए उड़ने वाले मैजिक पर भी काम कर लिया है और जब मियोकी उसे उड़ते हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो उसे बोलती है, क्या अब हम लोग प्लॉट को डेवलप कर सकते हैं? पर तात्सुया ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। अगली सुबह तात्सुया वापस से अपनी मैजिकल एकेडमी जाता है और वहाँ पर वो सभी के सभी बच्चों को उड़ना सिखा देता है और अब सभी लोग तात्सुया से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे। जब वो लोग आगे जाते हैं तो तात्सुया की मुलाकात उसकी फैमिली से होती है, जिनमें से कि एक उसका डैड था और एक उसका बटलर था। वो एक बार वापस से तात्सुया को बहुत बुरा भला बोलना शुरू करते हैं, पर इस बार मियोकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, पर तात्सुया उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब वो पल आ चुका है जबकि उन लोगों का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। सबसे पहले वो लोग एक होटल में जाते हैं जहाँ पर कि मैजिकल एकेडमी के हर एक बच्चा आया था और अब वहाँ पर मियामी भी आ चुकी थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बस के थ्रू ट्रेवल करने वाले हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उन लोगों पर कुछ तो अजीब से लोग अटैक कर देते हैं, पर तभी मियोकी अपनी पावर की वजह से सभी की जान को बचा लेती है। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो उन लोगों की मुलाकात एरिका से होती है और उसके बाद वहाँ पर मैजिक का डायरेक्टर उन लोगों को स्पीच को देता है। अचानक से उन लोगों पर अटैक हो जाता है और साथ ही साथ मैजिकल एकेडमी के नए बच्चे पर भी अटैक हो जाता है। वो आगे बढ़ता है जहाँ पर उसकी मुलाकात तात्सुया से होती है और अब वो फाइनली थोड़ा बहुत चिल हो चुका था और अब सभी मैजिकल एकेडमी के बच्चों के बीच फाइट होना शुरू हो चुकी थी।